Students, today I am going to teach you about the hybridization and its characteristics. इसको किसने दिया था? पॉलिंग ने दिया था। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कोई मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, लीनियर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो उसी को अच्छा से समझ लें, अच्छा से एक्सप्लेन कर सकें, इसी के लिए हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस आया। तो सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को समझ लें कि होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन is the process in which mixing of different orbitals of equivalent energy level and the formation of new orbitals of equivalent energy and definite geometrical shape. इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एंड द न्यू ऑर्बिटल्स thus formed are called hybrid orbitals. Hybrid orbitals. इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि सेना में जो बहाली होती है, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग बहाल होकर जाते हैं, लेकिन सभी को एक ही वर्दी दी जाती है और वो सैनिक के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ कहीं जात या कम्युनिटी मेंशन नहीं की जाती है। उसी तरह से ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में मिक्सअप करते हैं और एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है जिसका एनर्जी इक्विवेलेंट होता है और एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। उसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। उसी डिफिनीशन को हम लोग लिखे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। The new orbitals thus formed are called hybrid orbitals. अब हम लोग देख लें थोड़ा सा आगे। जैसे अगर जैसे A से है और P है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये इसको हम लोग sp के नाम से जानेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक चीज और हम लोग समझ लें कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसका दो लोब होता है, लेकिन एक लार्जर होता है और दूसरा लोब क्या होता है, स्मॉलर होता है। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो कोई भी ऑर्बिटल्स
का अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस तरह का शेप का फॉर्मेशन करता है, जिसमें दो लोब तो होगा ही, लेकिन एक क्या होता है, लार्जर होता है और दूसरा स्मॉलर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हम लोग एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, एस और पी आपस में जब मिक्सअप करेगा तो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। दोनों जो होगा कि जो कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहे ताकि फोर्स ऑफ रिपल्सन कम से कम काम करे, इसलिए जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। अब हम लोग आगे बढ़ें कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे जो पहला होगा उसमें हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सिंग नहीं होता है। तो क्या होगा, ओनली द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइब्रिडेशन में क्या होता है, केवल ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है। सेकेंड में ये भी हम लोग देख लें कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, उसी ऑर्बिटल में होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑर्बिटल जो होगा, चाहे हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो या वैकेंट, वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकता है। मतलब हाफ फील्ड, फुली फील्ड और वैकेंट ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा नहीं होगा कि केवल वैकेंट ऑर्बिटल का होगा या हाफ फील्ड ऑर्बिटल का होगा या फुली फील्ड ऑर्बिटल का होगा। ऐसा बात नहीं होता है। फोर्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि अब हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि कितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। ये हम लोग देख लें। मेन चीज है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का कितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए दो तरीका है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू कितना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present on the central metal। ये तो हम लोग जानते हैं
सॉरी सेंट्रल मिड आइटम कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। सेंट्रल आइटम हम लोग जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अमोनिया है, इसके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बराबर 3, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितना हो गया 1, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसी तरह से हम लोग H2O में देखते हैं, लोन पेयर की संख्या कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ लोन पेयर बराबर 2 हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, 2 है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होगा बराबर कितना होगा, 2 + 2 = 4। हम लोग समझ लीजिए लोन पेयर कितना है, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है उसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, इसके आधार पर हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, ये जैसे मान लीजिए एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है, तो 2 कार्बन आइटम है, हर का हम लोग निकालेंगे कि कितना इसके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू कितना होगा, 1 and 1 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना होगा, 1 1 2। इसी तरह से इस कार्बन का भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 होगा। क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 1 2, लोन पेयर तो है ये नहीं है। पाई बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाई बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में भाग नहीं लेता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें दोनों कार्बन एटम है, उसके पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 2 2। एक दूसरा भी तरीका है जिसके आधार पर हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, उसको भी जान लेना जरूरी है। अदर मेथड्स, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू हम लोग क्या, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल आइटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम around the central atom, अब प्लस माइनस चार्ज यही होता है, मतलब कितना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज जितना रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या को ऐड कर देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब जैसे मान लीजिए अभी हम लोग H2O ही केस लें, H2O का ही केस लें, इस मेथड के द्वारा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6। मोनोवैलेंट कितना है, जो उसकी वैलेंसी कोवैलेंसी 1 होती है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों मोनोवैलेंट है, +2। दूसरा चार्ज इस पर कोई है ये नहीं है, तो क्या होगा, 0
प्लस माइनस 0 कर देते हैं, मतलब 1/2 इंटू 8 4। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर कितना होगा? 4 होगा। उसमें भी 4 आया था, इसमें भी 4 आया। एक हम लोग देख लें, अगर जिस पर चार्ज हो, अब जैसे हम लोग देख लें कि जैसे NH4 प्लस, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर कितना होगा? हाफ। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम्स कितना है? 4 प्लस 1 चार्ज है, तो इसमें क्या करेंगे? -1 कर देंगे, मतलब 1/2 9 - 1 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। तो कितना होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। एक और हम लोग देख लें बाईवैलेंट वाला, जैसे मान लीजिए यही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। सबसे पहले हम लोग देखें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 प्लस मोनोवैलेंट, ऑक्सीजन भी डाईवैलेंट है, चारों क्या है? डाईवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 0। निगेटिव चार्ज कितना है? 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? +2 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8 to 4। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। उस मेथड से भी हम लोग देख लें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4, पाई बॉन्ड तो है ये नहीं है, तो उस तरीका से भी हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 ही काउंट करेंगे। इस तरह से हम लोग देख लीजिए किस तरह से नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को पता लगाएंगे, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के आधार पर ही हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप का डिटर्मिनेशन करते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और देख लें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन होता है 5th में, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डेफिनिट geometrical shape and equivalent energy, equivalent energy। 6th में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसका 2 लोब्स होता है, 2 लोब्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 2 लोब्स में क्या होगा? एक बड़ा होगा, 1 इज लार्जर एंड अदर इज स्मॉलर। 7th में हम लोग देखेंगे कि ये जो लार्जर लोब है यही कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है। लार्जर लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स take part in covalent bond formation, covalent bond formation। 8th में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो डायरेक्शनल नेचर होता है वो प्योर ऑर्बिटल से ज़्यादा होता है। डायरेक्शनल nature of hybrid orbital is larger than pure orbital। इसलिए क्या होगा?
9th में हम लोग क्या लिखेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है मोर स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विथ रिस्पेक्ट टू प्योर ऑर्बिटल। इसलिए क्या होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स a stable bond with respect to pure orbital। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है with respect to pure orbital। Hybrid orbital is more effective with respect to pure orbital। अब हम लोग 11th की ओर आगे बढ़ते हैं। 11th जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्योर ऑर्बिटल है वे सबका एनर्जी लेवल एक समान होगा। वही क्या करता है हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। Orbitals of the atom having similar energy takes part in hybridization। एक जो हम लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट है 12th में कि जितना प्योर ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेगा उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स्ड अप देन same number of hybrid orbitals are formed। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए कि जितना प्योर ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। 13 और ये लास्ट होगा। हम लोग पढ़ेंगे वायलेंस शेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो उसमें हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख लें कि अगर लोन पेयर अगर दो लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास प्रेजेंट हो तो उसका जो रिपल्सन होगा, मतलब उसके बीच जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज़्यादा होगा और बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होगा वो सबसे कम होगा। कारण क्या है कि बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो सेंटर के द्वारा बंधे हुए होते हैं, इसलिए वे रिपेल कम करते हैं एक दूसरे को। लेकिन लोन पेयर क्या होता है, फ्री स्टेट में होते हैं सेंट्रल एटम के पास, वो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए वो क्या होगा ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स पैदा करते हैं। तो अगर दो लोन पेयर है तो उसमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। अगर एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है तो उससे कम होगा। अगर बॉन्ड पर है रिपल्सन तो उसमें सबसे कम होगा। ये हम लोग को बताएगा कि किस आधार पर हम लोग ये बताते हैं कि जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप या जैसा बाउंड एंगल होना चाहिए वैसा मॉलिक्यूल का बाउंड एंगल नहीं होता है, कम होता है। तो इसके आधार पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग एक चीज़ और देख लें कि
हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का होता है और उसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर जियोमेट्रिकल शेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा। तो हम लोग लिख देते हैं इसमें ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्रिकल शेप, जियोमेट्रिकल शेप। एक्सपेक्टेड इसलिए कहते हैं कि कभी कभी हम लोग जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन का उसके द्वारा उसका ज्योमेट्रिकल शेप एक्सपेक्टेड नहीं रह जाता है, कुछ दूसरा ही हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ एक्सपेक्टेड ज्योमेट्रिकल शेप कहें। अब देखिए ऑर्बिटल में जैसे एस हो गया, एक पी होगा तो एस पी हो जाएगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो कैसा होगा, लीनियर। लीनियर, लीनियर मतलब अगर बी में सेंट्रल आइटम है तो ये क्या होगा, यही लीनियर शेप हो गया। ए दोनों क्या है, साइड आइटम है। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर शेप, जिसमें बी सेंट्रल आइटम है और दो ए है वो साइड आइटम है। अगर एक एस और दो पी अगर हो तो sp2 होगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर कहलाता है। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब आप देख लीजिए ट्रायंगल के आकार का होगा, इस तरह से इसका हम लोग डायग्राम दिखला सकते हैं। बी सेंट्रल आइटम है और ए और ये ए साइड में है, इनके बीच जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप। मतलब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब। अब हम लोग आगे देखें कि अगर sp3 हो तो क्या होगा, 3p। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो उसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में देख लीजिए ये क्या होगा, ए हो गया, ये बी हम लिख दीजिए, यहाँ ए और यहाँ पर अलग थोड़ा सा अलग कर देते हैं ए। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप है। बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। इसी को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। आगे हम लोग बढ़े, अगर एक एस 3p और 1d, एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखेंगे कि sp3d ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें जो d ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, dz2 जो हम लोग लिखते हैं d, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है dz2। dz2 होगा, d ऑर्बिटल कौन सा होगा, dz2 वाला होगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। ये ट्राइगोनल हो गया, ए यहाँ पर ए सेंट्रल आइटम के रूप में बी हो गया। अब बाई पिरामिडल यही हो गया। बाई पिरामिड हम लोग जो जानते ही हैं। तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री होगा और ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। एक चीज़ और हम लोग समझ लें, ये जो होता है ये एक्सियल बाउंड लेंथ कहलाता है और ये जो होगा उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल।
इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो याद रखना इसमें कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से क्या होगा, बड़ा होता है। आगे हम लोग बढ़े, जब 1s 3p एंड 2d हो तो क्या होगा, तो sp3d2 होता है। अब पूछ सकते हैं इसमें 2d में कौन कौन सा आएगा, याद रखना इसको, dz2 एंड dx2y2। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं ये कि dz2 एंड dx2y2 होगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल। ये हर एंगल इसमें कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप कहेंगे, या इसको स्क्वायर पिरामिडल भी कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें, 1s 3p एंड जब 3d हो, इसमें 3d में कौन कौन सा होगा, dz2 dx2y2 एंड dxy। याद रखना इसको, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे हुए। 3d में dz2 dx2y2 एंड dxy होगा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। इसका जो शेप होगा पेंटागोनल बाई, ये देख लीजिए पेंटागोनल हो गया, और बाई पिरामिडल, यहाँ भी ये ए और ये 72 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है। इसी को हम लोग कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दो और हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं DsP2 और D2sp3, जिसको हम लोगों को 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही से काम चल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा एक एक करके पढ़ेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन का होता है, sp2 का होता है, sp3 का होता है। जब अगर मॉलिक्यूल के पास सेंट्रल एटम में के पास अगर लोन पेयर होगा और बॉन्ड पेयर होगा तो किस तरह का शेप होगा, दो लोन पेयर होगा और बॉन्ड पेयर होगा तो किस तरह का शेप होगा, सारा डिस्कशन हम लोग एक एक करके करेंगे। थैंक्स।